तो गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी तरपलसी एनम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सीरीज चल रहा था 1000 प्रश्न का सीरीज, ठीक है, इसके 5 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। 2 दिन हमने वीडियो नहीं अपलोड किया। क्यों अपलोड करें वीडियो? क्योंकि भैया आपके ही फीडबैक हमको कम देखने को मिला कि भाई आप लोग अब रुचि नहीं रख रहे हो। 1-2 वीडियो 3 वीडियो तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, ठीक है, लेकिन पाँचवें पार्ट में आपका ही फीडबैक कम हो गया। तो हम भाई सोचे क्यों अपना समय हम बर्बाद करें, वीडियो अपलोड करने में क्यों समय बर्बाद करें। तो हम आपको ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में ऐड थे, उनको पीडीएफ ही भेज दिया कि भाई ये ले लीजिए पीडीएफ। हमने पीडीएफ सेंड कर दिया कि भाई आप लोग पढ़िए। अब आप लोग नहीं चाहते हो कि वीडियो अपलोड ना हो, आप लोग चाहते हो कि समय बचे आपका। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई आपका समय बर्बाद हो। हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ लें। इस समय एग्ज़ाम के समय तो समय आपका बर्बाद ना हो। और हमारा ये उद्देश्य भी नहीं रहता कि भाई वीडियो बना के चलिए हम अपना आगे का प्रोसेस करें, तो ऐसा कुछ नहीं। स्वाद तो रहता ही नहीं है, तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। फिलहाल इस वाले पार्ट 6 हम लेके क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे आज का जो पार्ट 6 है, यहाँ पे हमने सैनी बैच के कंप्लीट करने वाले हैं। जो बचे हुए टॉपिक थे सैनी बैच के, वो कंप्लीट होने वाले हैं। और आपको भी ये पता हो जाना चाहिए, जो लोग सैनी बैच जैसे नहीं पढ़े हैं, सैनी बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि सैनी बैच के कंटेंट में कितना दम है। और सर किस वजह से बोल रहे हैं कि सैनी बैच पढ़ने के बाद ही आप सैनी बन जाओगे, किस वजह से बोल रहे हैं, तो वो भी आपको इस रियलिटी वो भी पता होगा इस पार्ट में, ठीक है। तो देखिए हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे क्या, सिलेबस की ओर चलेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पार्ट 6 में हम पढ़ने वाले क्या हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ तक तो वीडियो बना के आपको पढ़ाया था। कहाँ तक वीडियो बना के पढ़ाया था सर? 12 नंबर तक, ठीक है। 12 नंबर तक तो हमने वीडियो बना के आपको पढ़ा दिया था, ठीक। उसके बाद जो हमने पीडीएफ भेजा है ये एनाटॉमी, और एनाटॉमी का लगभग मैंने जो पीडीएफ भेजा था वहाँ पे केवल एमसीक्यू मैंने भेजा, लगभग 300 एमसीक्यू मैंने एनाटॉमी। और ये भी बोला है कि जो मैंने एनाटॉमी के एमसीक्यू भेजे हैं इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। इतना ही लेवल, इतना ही प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो एनाटॉमी में जो भी प्रश्न बनेंगे, 3 प्रश्न बनते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं बनते, 3 से 4 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम इन्होंने 3 ही पूछा था, इस बार आप 4 पकड़ लो, 4 ही प्रश्न बनेगा। तो इस 300 का प्रश्न, आप जो 300 प्रश्न का पीडीएफ है इसको आप पढ़ेंगे तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पीडीएफ आपको भेज दिया था, शरीर की स्वच्छता में भी भेज दिया था, ये भी भेज दिया था, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा भी पीडीएफ भेज दिया है, ये भी भेज दिया है, ये भी, इसका भी भेज दिया है ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ तक भी हमने भेज दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने ये भी भेज दिया है शिशुओं और बच्चों में, ठीक है, ये भी आपको करवा दिया है, ये भी आपको करवा दिया है, ठीक है। विद्यालय वाला आपको करवा दिया है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, विद्यालय वाला भी हमने आपको पीडीएफ में ही भेज दिया था। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज ये फीटस एंड प्लेसेंटा का भी हमने भेज दिया है, ठीक है। आज की वीडियो हम क्या पढ़ेंगे सर? आज की वीडियो में आप बता दो आप क्या पढ़ने वाले हो। तो आज का जो पार्ट 6 है, हम इसमें देखेंगे किशोरों के लिए जो 30 नंबर है, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, ठीक है। किशोरावस्था में धारण गर्भपात संबंधी जानकारी जो 30 नंबर है, ठीक है। 31 नंबर है, 32 नंबर है, 30, 31, 32 नंबर। आज की वीडियो में जो रहेगा आपका 30 नंबर का टॉपिक, 31 नंबर का टॉपिक, 32 नंबर का टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है, पार्ट 6 में। उसके साथ साथ आपका एक पार्ट और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, 38 वाला टॉपिक। मतलब आज की जो पार्ट 6 रहेगा, कुल मिलाकर 4 टॉपिक पार्ट 6 में आपके कवर होंगे, ठीक है। कितने कितने टॉपिक सर? 4 टॉपिक। क्या क्या आपने बताया सर? आपने बताया है कि देखिए यहाँ तक तो मैंने भेज दिया, 29 वाला भी मैंने पीडीएफ ही भेज दिया था कि पढ़ लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। उसी पीडीएफ में उन आज की जो वीडियो रहेगी वहाँ पे 30 नंबर हम कवर करेंगे, 31 नंबर कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर का कवर करेंगे। उसके बाद 38 नंबर, 1 2 3 4 4 टॉपिक पार्ट 6 में कवर हो जाएंगे। जो 38 टॉपिक है, आज की जो वीडियो पार्ट 6 है, इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में आप ये 4 टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लोगे। और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। जो मैं अभी 1.5 घंटे पढ़ाऊँगा, इस 4 टॉपिक से अगर आपके भर्ती परीक्षा में 11 जनवरी के दिन प्रश्न आएगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आप अच्छे से बना के आओगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो पूरी की पूरी, पहले मैं थियरी पढ़ाता हूँ, मेरी आदत ही है
हम डायरेक्ट एमसीक्यू जब भी पढ़ाते हैं तो एमसीक्यू हमें पढ़ाने में अच्छा ही नहीं लगता है, हमारे अंदर खुद फीलिंग आती है कि हम बच्चों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम पहले, हमारी आदत है कि पहले हम थियरी पढ़ाते हैं, उसके बाद एमसीक्यू। एमसीक्यू फिर पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो एमसीक्यू आप खुद ही बना लेते हैं। सबसे पहले थियरी पढ़ेंगे, वो भी अपडेटेड थियरी, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित अपडेट थ्योरी। ठीक है, आप लोगों ने ओल्ड पढ़ा है, जैसे एमटीपी एक्ट वाला आप लोगों ने अभी 24 ही रट लगा के रखा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे, एमटीपी एक्ट के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये अगर आपको ये मतलब दिख नहीं रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, तो वीडियो की क्वालिटी आप इंक्रीज कर लेना। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे तो क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पीडीएफ बनाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने आधा इधर लिख दिया है। ठीक है, टाइप कर दिया है। तो इसमें आप थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। इसके बाद का जो पेज आएगा, ठीक है, इसके बाद का जो पेज आएगा उसमें ये जो बोल्ट कलर में भी रहेगा और इसका साइज भी इंक्रीज रहेगा, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप जानिए किशोरावस्था। देखिए यहाँ पे सैनी बैच का जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का था, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय के दो यूनिट बचे थे। ठीक है, 6th नंबर और 7th नंबर। तो आज का जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 2 यूनिट बचा हुआ था, वो भी आज की वीडियो में कवर हो जाएगा, तो सैनी बैच वाले ध्यान में रखना। ठीक है, इस 2 यूनिट जो है, ठीक है, इस वीडियो के बाद आपका ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ में पूरा सैनी बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरे के पूरे विषय हम और हर एक चैप्टर को सैनी बैच में कंप्लीट कर चुके हैं। हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में हमने 2 छोड़ा है। ठीक है, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल वैसे आपको पता भी होगा, वो अपनी ड्यूटी अगर संविदा पे कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी काम किए, तो उतनी जानकारी तो आपकी रहनी ही चाहिए। ठीक है, 2 ही यूनिट बचा है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, 5 यूनिट है, तो मैंने 2 यूनिट पढ़ाया है और 3 यूनिट हमने पढ़ाया, 2 यूनिट स्किप किया है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, किताबों से भी देख लेना, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि किशोरावस्था और शारीरिक विकास। किशोरावस्था बचपन से जवानी के बीच की उम्र है। ठीक है, कब कितने साल से कितने साल के बीच आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा, या फिर कोई ऐसे ही जनरली पूछ लिया। ठीक है, समान जानकारी के, भाई किशोरावस्था क्या होता है, तो आप बताओगे कि 10 साल से लेके 19 साल की आयु जो रहती है, इसी को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस दौरान शरीर में तेज शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक बदलाव आते हैं। ठीक है, ये जो 10 साल से लेकर 19 साल की आयु होती है, इसके दौरान मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव आते हैं, और इसी 10 साल से और 19 साल के बीच में हर एक हर एक इंसान के हर एक इंसान के लिए 2 रास्ते खुलते हैं। ठीक है, हर एक इंसान के लिए 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता सक्सेसफुल के लिए जाता है, एक रास्ता बर्बादी की ओर जाता है, इसी किशोरावस्था में। तो जो उस समय जबकि ये वाला जो सक्सेस वाला है, यहाँ पे लोग कम आकर्षित होते हैं, इसी को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो अब जो अपने हार्मोन पे कंट्रोल कर लिया, जो सही गाइड उसको गाइड मिल गई, ठीक है, सही गार्जियन उसको सलाह दे दिए, और जो ये रास्ता अपना लिया, वो बहुत ही आगे तरक्की की हो जाता है। और जो ये रास्ता अपनाया, ठीक है, ये रास्ता अपनाया, थोड़ी दूर चला इस रास्ते पे, फिर उसको समझ में आया कि हमने गलत रास्ता अपना लिया है, ठीक है, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फिर लौटेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तरक्की करेगा, बट उतना नहीं कर पाएगा जितना ये स्टार्टिंग से जो इंसान गया है। ठीक है, पहले से ही इसने डिसाइड ले लिया कि हमको अच्छे वाले रास्ते को पकड़ना है, तो उसके जैसा नहीं विकास कर पाएगा। ये वाला जो पकड़ा है ये बर्बाद, अब जो लौटा ही नहीं कभी, ये रास्ता पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ते 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 चला गया और लौटा ही नहीं कभी वापिस, तो बिल्कुल नरक में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा उसका पूरा का पूरा जीवन। ठीक है, तो ये चीज़ें समझा रहे हैं आपको, जनरली आप भी जैसे कि बच्चे बच्चे होंगे तो उनको भी आप ध्यान में रखेंगे कि भाई किशोरावस्था 10 साल से 19 साल के उम्र में होता है, और यहीं से जीवन के 2 रास्ते तैयार होते हैं, एक सफलता की ओर ले जाता है, एक बर्बाद की ओर। तो आप भी समझ जाओगे कि सूरत कमल सर ने सिखाया था, तो यहीं पे हम सही से गाइड दें, उनकी देख रेख करें, ठीक है, उन पे निगाह रखें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप भी करेंगे तो आपके भी बच्चे तरक्की की ओर जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि चलिए, अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि हर बच्चे में यह बदलाव अलग अलग समय पर होते हैं। अच्छा खाना, व्यायाम, नींद से सामान्य रहते हैं। भारत में लड़कियों में बदलाव औसतन 10 से 11 साल से शुरू होते हैं, जबकि लड़कों में 11 से लेकर 12 साल
से नवीनतम जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। हमने आपको बताया ना कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, तो नवीनतम जानकारी के अनुसार ये है डेटा, ठीक है। लड़कियों में जो रहता है एवरेज 10 से 11 साल से शुरू होता है, वहीं पे लड़कों में 11 से 12 साल, ठीक है, अपडेटेड है। अब आपकी किताब में कुछ और लिखा होगा तो वो अलग की बात है, क्योंकि आपकी किताबें ओल्ड हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि नवीनतम जानकारी के अनुसार, क्योंकि आप चिल्लाने लगते हो सर हमने तो ये पढ़ा है, शुरू से हमने ये पढ़ा है, ठीक है। भाई शुरू से आपके टीचरों ने पढ़ाया है तो आपने पढ़ा है, अपडेट है नहीं, आपके टीचर ऑलरेडी कॉपी पेस्ट वाला काम ही करते हैं, तो भैया क्या उसमें दिक्कत हो सकता है, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, नवीनतम जानकारी के अनुसार लड़कियों में पहली पीरियड मासिक धर्म औसत एवरेज 12 से लेकर 13 साल में आता है। डॉक्टर इन बदलावों को टैनर टैनर की 5 अवस्थाओं से समझाते हैं, ठीक है। टैनर क्या है अभी आप देखेंगे, समझेंगे कि टैनर क्या है। तो डॉक्टर जो रहते हैं, जो ये बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, इन बदलावों को टैनर की 5 अवस्था बोलते हैं कि भाई ये 5 अवस्था है। उसी 5 अवस्था के माध्यम से डॉक्टर लोग समझाते हैं। ये अवस्थाएं 1 से 5 तक होती हैं, ठीक है। अवस्था फर्स्ट बचपन है और अवस्था 5 पूरी जवानी है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, लड़कों में यौवन अवस्था। लड़कों में यौवन अवस्था आमतौर पे 11 साल से लेकर 12 साल की उम्र में शुरू होता है और 16 से 18 साल तक पूरा होता है। शुरू में बदलाव बाहर से कम दिखते हैं। हर लड़के का समय अलग अलग होता है। अब जरूरी नहीं कि हर लड़कों में चीज़ है, भाई किसी का हार्मोनल में ज़्यादा चेंजेस हो गया, किसी की खान पान अच्छी है तो उसमें ज़्यादा तेज़ी के साथ बदलाव होता है, ठीक है। खान आदि यहाँ पे लिखा भी गया है, खाना, वजन और परिवार की आदतों पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखेंगे, लड़कों के विकास की 5 अवस्थाएं। अभी जो हमने बोला था ना कि टैनर स्टेज, तो यही टैनर स्टेज आपको समझना है। लड़कों में समझना है, ठीक है। लड़कों के विकास की 5 अवस्थाएं टैनर को समझना है, टैनर स्टेज को समझना है। तो पहला स्टेज है कि पहला अवस्था है कि 10 से 11 साल से पहले। तो 10 से 11 साल से पहले बाहर से कोई चेंजेस नहीं दिखता है, लेकिन अंदर जननांगों का विकास शुरू हो जाता है। वहीं पे स्टेज सेकंड में 11 से लेकर 13 साल में अंडकोश का आकार बढ़ना शुरू होता है, जननांगों के आसपास हल्के बाल आते हैं। वहीं पे अवस्था थर्ड में 13 से 5 साल में, ये चीज़ आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अब स्टेज फोर्थ में आवाज़ भारी हो जाता है, चेहरे, बगल और शरीर पर बाल आते हैं, मांसपेशियां मजबूत होता है। आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछ भी सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बताओ टैनर की चौथी अवस्था में लड़कों में क्या परिवर्तन होते हैं। ऐसे पूछ लेगा तो आपको लगेगा कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ये पढ़ा कि किशोरावस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब प्रश्न घुमा दिया, पूछ लिया कि बताओ लड़कों की 5वीं टैनर स्टेज में क्या परिवर्तन होते हैं, चौथी टैनर स्टेज में क्या परिवर्तन होते हैं, तो आप फिर वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम आपको ये सभी चीज़ें बता रहे हैं। और 5वीं अवस्था में अ, पूरा वयस्क रूप आ जाता है, ठीक है। और ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए, लड़कियों में यौवन अवस्था क्या है। लड़कियों में यौवन आमतौर पर लड़कों से पहले शुरू होता है, आमतौर पर 10 से 11 साल में। भारत में शहरों और गाँवों में थोड़ा अंतर हो सकता है। भाई शहरों में कम चेंजेस होते हैं, लेकिन वहीं पे गाँवों में ज़्यादा तेज़ी के साथ चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि भारत में शहरों और गाँवों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन औसत की बात करें तो भैया स्तन का विकास 10 साल के आसपास और पहला मासिक धर्म 12 से 13 साल में होता है। आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा, तो आपको ध्यान में रखना है 12 से 13 साल में आता है। ये समय, पोषण, वजन और जगह पर भी डिपेंड करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एवरेज भी, जो भी उत्तर बताना होता है एवरेज में ही बताना होता है, बाकी डिपेंडेंट तो भैया पोषण पे है, वजन पे है, जगह पे भी है। अब लड़कियों की टैनर स्टेज हम देखेंगे। लड़कियों के विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उसको हम देखेंगे। अवस्था फर्स्ट में बाहर से कोई बदलाव नहीं दिखता है, ठीक है। अंदर अंडाशय का विकास शुरू हो जाता है। अवस्था सेकंड में जिसको 10 से 12 साल बोलते हैं, इसमें स्तनों का विकास शुरू होता है। पहला लक्षण अभी ये जननांगों के आसपास हल्के बाल आते हैं। यहाँ पे देखिए वायरस आ गया है, ठीक है। टाइपिंग के दौरान वायरस आ जाता है क्योंकि हैंग हो रहा है हमारा सिस्टम, ठीक है। जिससे हम टाइप करते हैं वो हैंग हो रहा है, उसको कुछ और लिखते हैं तो लिख कुछ हो जाता है। यहाँ पे बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। स्तन बड़े होते हैं, बाल घने हो जाते हैं, ठीक है। और वजाइना से वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। लंबाई तेजी से बढ़ती है। अवस्था 5 में ये आप पढ़ लेना। अवस्था चौथी में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। शुरू में अनियमित होना, समान कूल्हे चौड़े होते हैं, कमर पतली लगती है, ठीक है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लो ये चीज़ें, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था में जो चेंजेस होते हैं, किशोरावस्था में जो व्यवहारिक बदलाव आता है उस चीज़ को आपको समझना होगा। किशोरावस्था में शरीर के साथ साथ मन और व्यवहार में, जो हमने आपको अभी शुरू में बताया ना कि किशोरावस्था में लाइफ के दो रास्ते स्टार्ट होते हैं, एक तरक्की की ओर ले जाता है, एक बर्बादी की ओर। ठीक है, अब वहीं के उसी उसी समय, इसी जो हमने बताया कि 10 साल से 19 साल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किशोरावस्था। इसी समय में दो रास्ते लाइफ के स्टार्ट होते हैं, एक तरक्की की ओर, एक बर्बादी की ओर। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, अच्छे से, कि किशोरावस्था में शरीर के साथ मन और व्यवहार में बड़े बदलाव आते हैं। किशोर अपनी अलग अलग पहचान बनाना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी माता पिता से बहस या टकराव हो जाता है। वे ज़्यादा गोपनीयता चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं, और अपने कमरे या फिर बातों को निजी रखना चाहते हैं। भाई प्राइवेट कमरा हो, हम जो बातें करें, हमारी बातें हम ही तक सीमित रहें। ठीक है, निजी रखना पसंद करते हैं। दोस्तों का महत्व बढ़ जाता है, दोस्त यार ज़्यादा बनाते हैं भैया। माता पिता या किताबों से ज़्यादा दोस्तों की राय मानते हैं, किताबों से ज़्यादा दोस्तों, दोस्त ने बोल दिया तो वही बात सत्य होती है, वही बात पत्थर की लकीर हो जाती है उनके लिए उस समय किशोरावस्था में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है वैसे सबक मिलता जाता है, काश हमने पहले ये किया होता तो ये होना होता, ये वाली फीलिंग आने लगती है। इस उम्र में यौन आकर्षण, प्रेम, ठीक है, भावनाओं का अनुभव शुरू होता है। ठीक है, तभी तो बर्बाद होते हैं ये जब चीज़ें आती है, प्रेम। ठीक है, भविष्य की चिंता बढ़ती है, पढ़ाई करियर के बारे में सोचते हैं, अपने शरीर लुक्स और व्यक्ति, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अपने शरीर लुक्स कैसे हैंडसम दिखे, व्यक्तित्व पर ज़्यादा ध्यान दें। बाल में कंघी लगी है कि नहीं, ठीक है, नहा रहे हैं तो बढ़िया, कपड़े साफ सुथरा है कि नहीं, फैशनदार है कि नहीं, लुक्स अच्छा लग रहा है कि नहीं, डिजाइन है कि नहीं, ये सब चीज़ें इसी किशोरावस्था में होता है, ध्यान देते हैं। यह बदलाव समान है क्योंकि दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है। माता पिता को समझदारी से बात करनी चाहिए, दोस्त बन कर साथ देना चाहिए। इस समय किशोरावस्था में माता पिता को भी समझदारी से काम लेना चाहिए, गार्जियंस को भी, और दोस्त की तरीके से बातें करना चाहिए। अब देखिए, किशोरावस्था के दौरान विशेष आवश्यकता, किशोरावस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है, इसलिए पोषण और ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत होती है। अच्छा खाना ना मिले तो लंबाई, दिमाग का विकास और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि भाई संतुलित आहार लें, फल, सब्जियां, दालें, दूध, अनाज और प्रोटीन। लड़कियों में मासिक धर्म की वजह से खून की कमी के कारण एनीमिया भी हो सकता है, इसलिए बोला जाता है कि आयरन और पालक, गुड़, मांस, ये सब चीज़ें लो जिसमें आयरन पाया जाता है, और अन्य पोषक तत्व भी ज़्यादा चाहिए। WHO के अनुसार, हमने आपको बताया कि सभी अपडेटेड हम बताएंगे। ठीक है, WHO के अनुसार किशोरों में पोषण की कमी से भविष्य में बीमारियां बढ़ सकती है। अच्छा खाना खाकर वे स्वस्थ और मजबूत बन सकते हैं। लड़कियों के लिए विशेष ध्यान जरूरी, ताकि आगे माँ बनने पर माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। ठीक है, अब स्वच्छता का क्या महत्व है भाई, किशोरावस्था में स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में बदलाव से पसीना, गंध और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, रोज जैसे कि रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, त्वचा, नाखून, बाल साफ रखना, नहीं तो मुहासे, संक्रमण या फिर जू हो सकते हैं। उसके बाद आंखों की देखभाल, ये सभी किशोरावस्था में जो स्वच्छता है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में बताइए किशोरावस्था में कौन सी स्वच्छता का पालन नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सी स्वच्छता का पालन करना चाहिए, ऐसे पूछेगा। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, आंखों की देखभाल, कान, नाक, गले की देखभाल, दांतों की देखभाल, हाथ धोना, वातावरणीय स्वच्छता, किशोरा। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में सेक्स शिक्षा, सेक्स एजुकेशन किशोरावस्था में जो इम्पोर्टेंट है। आजकल सेक्स शिक्षा बहुत जरूरी है। किशोरावस्था में हार्मोन बदलाव और शारीरिक बदलाव से यौन जिज्ञासा बढ़ती है। सही जानकारी ना मिले तो गलत रास्ते या फिर इंटरनेट से अधूरी अधूरी ज्ञान मिल सकता है, जिससे नुकसानदेह हो सकता है, जो बर्बाद हो जाते हैं लड़के। ठीक है, अच्छा, सेक्स शिक्षा क्यों जरूरी है, अब सवाल उठता है कि भाई क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, किशोरावस्था में सेक्स शिक्षा निम्नलिखित में बताइए क्यों जरूरी है। तो आप ध्यान में रहेगा ना कि अनचाहे गर्भ और यौन रोगों जैसे कि एड्स, इन सभी से बचाव के लिए सेक्स शिक्षा जरूरी है। सुरक्षित संबंधों की जानकारी, कंडोम का इस्तेमाल, सहमति, ये इसीलिए, ठीक है, सेक्स एजुकेशन जरूरी है। भावनात्मक स्वास्थ्य, जैसे कि प्रेम, रिश्तों को समझना, इसीलिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है। जिज्ञासा कम होती है, देर से सक्रिय होने की संभावना, इसलिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है। लड़कियों में शादी से पहले गर्भ ठहरने जैसी समस्याओं को कम करने के लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि माता पिता और स्कूल को खुलकर बात करनी चाहिए। भारत में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्कूलों में सेक्स शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई छोटी उम्र से ही सही शिक्षा दें, ठीक है। जैसे कि एड्स, एसटीआई और अ, एड्स, एसटीआई और बचाव के तरीके जरूर बताएं, गलत जानकारी सुधारें और बच्चों के सवालों का जवाब दें, ठीक है। अच्छा, काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किशोरावस्था में काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अब हम देखेंगे भैया। परामर्श की ज़रूरत क्यों पड़ रही है किशोरावस्था में, तो किशोरों को भावनाओं का सम्मान करें, दोस्तों की तरह बात करें, सही गलत समझाएं, उनकी प्राइवेसी मतलब निजता को ध्यान में रखें, उनको जिम्मेदारी सिखाएं। किताबों, स्कूलों में जो शिक्षक हैं, खासकर महिला शिक्षक जो हैं, उनसे शिक्षा देने का काम करें। समाज में कार्यक्रम आयोजित करें ताकि किशोर जिम्मेदार बने। लड़कियों की शिक्षा बढ़ाएं, यौन स्वास्थ्य नीतियाँ बनाएं। ये बदलाव हर किशोर में अलग अलग समय पर होते हैं, ठीक है। पोषण, जगह और परिवार पर निर्भर निर्भर है, ठीक है। माता पिता का साथ और सही जानकारी से किशोरावस्था आसान और स्वस्थ बन सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किशोर लड़कियों की देखभाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आईपीएम टॉपिक, आईपीएम मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं से। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मासिक धर्म, मासिक धर्म कितने दिन का साइकिल, 28 दिन का। जनरली औसत आपको प्रश्न में अगर पूछेगा मासिक धर्म कितने दिन का साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप बताओगे कि 28 दिन। बाकी यहाँ पे बोला जा रहा है कि मासिक धर्म महिलाओं की प्रजनन जीवन का समान हिस्सा है। हर महीने गर्भाशय की अंदरूनी परत, बिहार डेसर में तो इसे डायरेक्ट पूछा था कि मासिक धर्म के दौरान निम्नलिखित में बताइए किस चीज़ का स्राव होता है, तो वही बोला गया था कि अंदरूनी अंदरूनी परत क्या है, एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम का नष्ट होकर बाहर निकलना, ये तो डायरेक्ट पूछा था। बिहार एनचम एनम का भी जो हाल में पेपर हुआ था। ताकि भैया गर्भ ठहर सके, अगर गर्भ नहीं ठहरता है तो यह परत रक्त और ऊतकों के रूप में बाहर निकल आती है। जो भी हमने आपको बताया कि इंडोमेट्रियम नष्ट होकर बाहर निकलती है, वही बात बोली जा रही है। हालांकि ये आप मिडवाइफरी में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय में भी ये चीज़ दिया गया है, इसलिए ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसे मासिक धर्म या पीरियड कहते हैं। यह आमतौर पर 3 से लेकर 7 दिन तक चलता है और 21 से 35 दिन तक, औसत 28 दिन में आता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि रजोदर्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। रजोदर्शन लड़कियों में पहली बार मासिक धर्म आना, भारत में औसतन 12 से लेकर 13 साल की उम्र में होता है। नवीनतम जानकारी के अनुसार ये हम बता रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट। अब आपकी किताब में कुछ और दिया होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन जो आपको याद करना है बस यही याद करना है कि 12 से 13 साल की उम्र में रजोदर्शन स्टार्ट होता है। अच्छा, रजोनिवृत्त क्या होता है, ठीक है। इसमें अब इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखा है, चिल्लाना मत कि हिंदी हिंदी पूरा पढ़ा रहे हो। अब इतना तो समझ ही रहो ना कि अगर हम बोल नहीं रहे हैं तो लिखा है तो समझ जाना है। अब देखिए 45 से 55 साल की उम्र में मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं। मासिक चक्र को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। कभी कोई डायरेक्ट वन लाइन में ही बेसिक पूछ लेगा कि मासिक के चक्र को कितनी अवस्थाओं में बांटा जाता है, तो ध्यान में रखना है 4 अवस्थाओं में। अभी एक एक अवस्था के बारे में भी पूछ लेगा। मासिक चक्र के चौथे अवस्था में निम्नलिखित में बताइए क्या परिवर्तन होता है या फिर क्या प्रक्रिया होता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है चारों अवस्थाओं के बारे में। अवस्था फर्स्ट में क्या होता है, मासिक धर्म अवस्था इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कितने दिन का रहता है, 1 से लेकर 5 दिन तक, ठीक है। पुरानी परत रक्त के रूप में बाहर निकलती है इसमें, ठीक है, अवस्था फर्स्ट में। आपको क्या बात है याद रखना है कि ये कितने दिन का होता है, ठीक है, अवस्था फर्स्ट, और इसका नाम क्या है, मासिक धर्म अवस्था इसका नाम है। कितने दिन का रहता है, 1 से लेकर 5 दिन का रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें पुरानी परत रक्त के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। अब वो इसी प्रकार सेकंड वाली अवस्था में भी याद करके रखना है। सेकंड अवस्था को क्या बोलते हैं, वो फॉलिकुलर अवस्था बोलते हैं। कितने दिन का होता है, दिन 1 से लेकर दिन 13 तक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, नई परत बनने लगती है और अंडाशय में अंडा परिपक्व होता है। उसके बाद अवस्था थर्ड को क्या बोलते हैं, तो इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन अवस्था बोलते हैं। कितने दिन में, दिन के 14 दिन के आसपास। इसमें क्या रहता है, परिपक्व अंडा अंडाशय से निकलता है और यह गर्भ ठहरने का सबसे अच्छा समय है, ठीक है। अच्छा, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित बताइए मासिक धर्म के किस अवस्था में गर्भ ठहरने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है।
अच्छा समय रहता है। तो आप बताओगे कि अवस्था थर्ड में। इसलिए हमने आपको बताया ना कि थियरी आपको पढ़ना है, प्रश्न कैसे भी घुमा के कहीं से भी पूछ लेगा। देखिए चीज़ें क्या है, आप अगर थियरी पर जैसे एमसीक्यू हम आपको पढ़ा रहे होते तो खाली एक ही चीज़ों के बारे में बताते, लेकिन ये सब चीज़ें छूट जाती ना, इसलिए हमने आपको बताया कि थियरी पढ़ने की कोशिश ज़्यादा किया करिए। अवस्था 4 में क्या होता है, इसको आप क्या बोलते हो, ल्यूटियल अवस्था बोलते हो। ठीक है, कितने दिन, दिन 15 से लेकर 28 तक। इसमें क्या होता है सर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है, परत मोटी होती है, अगर गर्भ नहीं ठहरता है तो हार्मोन गिरते हैं और अगला चक्र शुरू होता है। ये सारी अवस्था के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इस मासिक धर्म के चारों अवस्था के बारे में हमने बता दिया है। अच्छा, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। पीरियड में स्वच्छता बहुत जरूरी है ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि सैनिटरी पैड, टैम्पून का इस्तेमाल करें, हर 4 से 6 घंटे में या फिर ज़रूरत अनुसार बदलें। अच्छा, आप बोलोगे कि सर भर्ती परीक्षा में ऑप्शन में आएगा तो हम क्या मारेंगे? जैसे कि ऑप्शन में दे देगा 4, 2, कब, पहली बात तो दोनों साथ में नहीं देगा, ठीक है? 4, 2, 8, उसके बाद 10, फिर दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप 4 पे मारना, ठीक है? अगर ऑप्शन में दे दे कि 4, फिर दे दे 6, वैसे 6 और 4 साथ में नहीं देगा, या फिर दे देगा 8, फिर दे देगा 10, फिर एक दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप क्या मारोगे? तब भी आपको क्या मानना है सर? 4 ही मानना है, ठीक है? 4 ही। अच्छा, जैसे कि ऑप्शन में दे दे 2 से लेके 4, फिर दे दे 4 से लेके 6, फिर दे दे 7 से 8, तब क्या मानना है? ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया, तब भी आपको 4 से 6 चुनना होगा, ठीक है? इस तीनों टाइप के हमने आपको बता दिया। आपके भर्ती परीक्षा में जो आएगा उसी प्रकार से आप आंसर करना। अच्छा, स्वच्छता में क्या है सर? स्वच्छता में पहला तो हमने सैनिटरी पैड बता दिया, उसके बाद क्या करना है, रोज़ नहाना होता है, जननांगों को साफ और हल्के साबुन से ध्यान रखना है। कभी कोई बोल देगा अम्लीय साबुन से, गहरे अम्लीय साबुन से, क्षारी अम्लीय साबुन से धोना चाहिए। जैसे कि पूछ लेगा निम्नलिखित में बताइए मासिक धर्म के दौरान कौन सा स्वच्छता का पालन किया जाता है। ऑप्शन में दे देगा कौन सा पालन नहीं किया जाता है। ऑप्शन में दे देगा सैनिटरी पैड को हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे देगा रोज स्नान करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दे देगा कि जननांगों को साफ पानी और अम्लीय साबुन से धोना चाहिए। तो यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगा, हल्के साबुन लिखाएगा तो बात सत्य है, अम्लीय, क्षारी ये सभी चीज़ें दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हल्के साबुन बोला है तो हल्के साबुन आपको मान के चलना होगा, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे तभी आप अच्छे से बना पाओगे। बेसिक चीज़ें जो जो मैं आपको बताया हूँ, बेसिक चीज़ें छूटना ही चाहिए, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद साफ अंडरवियर पहने, ज़्यादा दर्द या फिर भारी ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर से सलाह लें, आराम करें, भारी काम से बचें। ये सारी चीज़ें हैं मासिक धर्म के दौरान, स्वच्छता के दौरान, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि किशोरियों की पोषण संबंधी विशेष आवश्यकता। किशोरावस्था में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं और मासिक धर्म शुरू होने पर खून की कमी, एनीमिया का खतरा बढ़ता है, इसलिए आयरन से भरपूर खाना जरूरी है। जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक, मेथी, ये सभी। फल हुआ, फल में क्या, अनार, संतरा, अमरूद, नींबू, ये सब खाना है। दालें, गुड़े, सूखे मेवे, इन सब का सेवन करना होता है। और उसके बाद अगर नॉनवेज खाती हैं तो मांस, चिकन, मछली भी खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संतुलित आहार लें, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम, ये भी ज़रूरी होता है। अच्छा पोषण से शरीर मजबूत बनेगा और आगे माँ बनने पर माँ और बच्चों में दोनों स्वस्थतापन बना रहेगा, स्वस्थ रहेंगे दोनों लोग, ठीक है? अच्छा, किशोरों का अगर शीघ्र विवाह हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो किशोरों में शीघ्र विवाह के क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हम पढ़ेंगे। भारत में लड़कियों की शादी कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन शीघ्र विवाह अभी भी होता है। मतलब कि 18 साल से पहले भी अभी भी विवाह होता है। इससे लड़कियों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है सर? आइए जानते हैं कौन कौन से असर पड़ते हैं। पहली बात तो शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता है। गर्भावस्था जोखिम भरी, मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन सकता है, ठीक है? माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु का खतरा बढ़ता है। एनीमिया, कमज़ोर बच्चे हो सकते हैं, एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। पढ़ाई छूट जाती है भैया, बच्ची ही है ना भैया, 18 साल से कम उम्र है तो बच्ची ही है। तो पढ़ने की अवस्था है तो शादी आप कर रहे हो, जब शादी कर दोगे तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई छूट जाती है तो व्यक्तिगत विकास रुकता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, घरेलू हिंसा का भी खतरा बढ़ता है। तो ये सभी
कम उम्र में जो शादी हो रहे हैं, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि क्या दिक्कत हो रहा है, ये सभी क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो यह सभी प्रभाव हैं, ठीक है। यौन रोगों का खतरा बढ़ जाता है, तो शीघ्र विवाह रोकना जरूरी है। देख रहे हैं कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए हम सभी को शीघ्र विवाह रोकना जरूरी है। लड़कियों को पढ़ाई और स्किल्स दें, ठीक है, ताकि वो तरक्की कर पाए भैया, स्वतंत्र रूप से किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें कि भैया वो देगा तो हम खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मजबूत और स्वतंत्र बने। यूनिसेफ और सरकार के कार्यक्रमों में जागरूकता बढ़ रही है इसी को लेकर। अब हम पढ़ेंगे कि किशोर गर्भावस्था के बारे में, ठीक है। किशोर गर्भावस्था, किशोर गर्भावस्था हमारे देश में एक बड़ी समस्या है, खासकर ग्रामीण इलाकों में ये ज़्यादा देखी जाती है। इसके मुख्य कारण है, देखिए पूरी की पूरी थियरी हमने इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन कर दिया है, सजा दिया है बिल्कुल एकदम परफेक्ट, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब कि है ही नहीं, कितना आसान बन रहा है, ठीक है। तो ये सैनी बैच का कंटेंट है, पूरी की पूरी थियरी को आसान बनाया गया है। ऐसा नहीं कि मैं आसान पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी किताब में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन आप किताब पढ़ोगे तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है। लेकिन मैंने थियरी में इतने अच्छे तरीके से अरेंज फॉर्म में, सरल भाषा में, जितना हो सकता है उतना सरल हिंदी का इस्तेमाल करके इसको आसान बनाया है, ठीक है। ये सैनी बैच का कमाल है। ऐसे नहीं बोलता हूँ कि सैनी बैच पढ़ने से आप सैनी बन जाओगे, तो इसीलिए बोलता हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए इसके मुख्य कारण हैं, जैसे कि अशिक्षा, अशिक्षा है भैया, अशिक्षा, पता ही नहीं है कि भैया अगर हम किशोरावस्था में प्रेगनेंसी होती है तो क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, बच्चे को क्या जोखिम हो सकता है, माता को क्या जोखिम हो सकता है, ये सभी शिक्षा मिला ही नहीं है, अशिक्षित रह गए हैं। जैसे कुछ लोग अशिक्षित रह गए हैं, श्वेतकण मेडिकल अड्डा को फॉलो नहीं किए हैं, ठीक है। या तो कुछ लोग अशिक्षित रह गए हैं, या तो कुछ लोग ओवर पढ़ लिए हैं भैया, ओवर जानकारी हो गई है उनको। जागरूकता की कमी, शीघ्र विवाह और सही सेक्स शिक्षा ना मिलना, ठीक है, ये सारे क्या है, कारण है, ठीक है, किसका, किशोर गर्भावस्था का। अब देखिए किशोर उम्र 10 से 19 साल में गर्भ ठहरना माँ और बच्चों दोनों के लिए क्या है, खतरनाक होता है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और पढ़ाई छूट जाती है, गरीबी और सामाजिक कलंक बढ़ता है, ठीक है, ये सारे दिक्कत भी है। अब देखिए भारत में NFHS5 2019 और 21 के अनुसार लगभग जो 15 से लेकर 19 साल की हैं, इनमें लगभग 18% लड़कियां पहले ही मां बन चुकी होती हैं। 18 साल से पहले जो यहाँ पे बताया गया कि भैया इसके इस डाटा के अनुसार 2019 और 21 के अनुसार 15 से लेकर 19 साल की लगभग 8% लड़कियां ऐसी हैं जो पहले ही मां बन चुकी होती हैं या गर्भवती होती हैं। यह संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। इसे रोकने के लिए समाज, परिवार, स्कूल और सरकार सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि किशोरावस्था के नुकसान, किशोरावस्था में गर्भावस्था के नुकसान क्या है। भाई क्या नुकसान है, क्यों आप बता रहे हो। तो पहली बात तो माँ की सेहत खराब होगी, जैसे कि उसको एनीमिया हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, प्रसव में भी खतरा हो जाएगा। और उसके बाद बच्चे का कम वजन, जो बच्चा होगा उसका वजन कम रहेगा, कमज़ोर रहेगा, उसकी स्वास्थ्य या फिर मृत्यु का खतरा रहेगा, ठीक है। पढ़ाई छूट जाती है, किसकी पढ़ाई छूट जाती है, माता की, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है। भविष्य के अवसर कम हो जाते हैं, माँ, भविष्य के अवसर मतलब कि अवसर मतलब समझ रहे हो ना, अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और परिवार सोसाइटी से अलगाव, ठीक है, गरीबी का चक्र चलता रहता है, ठीक है। अब माँ गरीब है तो बच्चा भी गरीब रहेगा, उसका भी बच्चा गरीब रहेगा, तो गरीबी का चक्कर चलता रहता है। ये सारे नुकसान हैं किशोरावस्था में। अगर प्रेगनेंसी हो रही तो ये सारे नुकसान हो रहे हैं। प्रेगनेंसी हो रही मतलब कि किशोरावस्था में शादी हो गई है, तो वो प्रेगनेंसी की बात हो रही है, ठीक है। आप लोग कुछ और मत समझ लेना। अब नेक्स्ट देखिए, परिवार की भूमिका, किशोर गर्भावस्था कैसे रोकें, किशोर गर्भावस्था को कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें परिवार, पहले पॉइंट पे परिवार की भूमिका, जैसे कि माता पिता क्या करें। तो माता पिता का साथ सबसे महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि उस मुसीबत की घड़ी में माता पिता ही साथ छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है। माता पिता का साथ सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों से खुलकर बात करें ताकि वे आप पर भरोसा कर सकें, ठीक है, आपको सारी चीज़ें बता पाएँ। खुली बातचीत करें, यौन स्वास्थ्य, रिश्ते, सीमाएँ, गर्भ निरोधक के बारे में ईमानदारी से बताएँ, बच्चों के सवालों को टालें नहीं, ध्यान से सुनें, ठीक है। अब विश्वास बनाएँ, प्यार दिखाएँ, ठीक है। माता पिता की बात हो रही है कि भैया माता पिता की क्या ज़िम्मेदारी होती है, किस प्रकार से किशोरावस्था में प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है।
ठीक है, क्या प्रयास हो सकते हैं। यहाँ पे माता पिता का क्या रोल होता है वही बताया जा रहा है कि माता पिता को खुली बातचीत करना चाहिए बच्चों से, उनको विश्वास बना के रखें, प्यार दिखाएं, गले लगाएं, प्रशंसा करें, बच्चों को बताएं कि वह आपके लिए अनमोल है, निगरानी रखें, पता करें कि बच्चा कहाँ है। हाँ हाँ, बच्चा कहाँ है मतलब समझ रहे हो, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। बच्चा गया है पार्क में घूमने परी के साथ, पापा की परी के साथ, तो ये भी देखना होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, दोस्त कौन है, लेकिन ज़्यादा सख्ती ना करें। अब ज़्यादा सख्ती मतलब पाबंदी ना लगाओ, तुमको नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है भाई, पूछो कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ठीक है चले आना, ठीक है, ये चीज़ें होना चाहिए। वरना बच्चा छुपाएगा, अगर आप ज़्यादा सख्ती करोगे तो छुपाएगा, बोल देगा। अब पापा की परी के साथ जाना होगा तो बोल देगा कि हम जा रहे हैं अपने रामू अंकल के लड़के के साथ, ऐसे बोल देगा। तो ये चीज़ समझना होगा। ठीक है, सामूहिक गतिविधियाँ बढ़ाएं, अकेले डेटिंग के बजाय ग्रुप में खेलने को प्रोत्साहित करें। ये सारी चीज़ें हैं जो माता पिता को रोल निभाना चाहिए, ये सभी चीज़ रोल निभाएंगे। ठीक है, ये सब काम करेंगे तो किशोरावस्था में जो प्रेगनेंसी हो रही है इसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। भविष्य के सपने दिखाएं, पढ़ाई, करियर, लक्ष्यों पर बात करें, रचनात्मक काम, स्पोर्ट्स, कला, सामुदायिक सेवा, ये सभी लगाएं। ठीक है, मीडिया पर नज़र रखें, साथ साथ समय बिताएं। अब दूसरे पॉइंट में, हमने पहले पॉइंट में क्या देखा, हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़े किशोरा गर्भावस्था को कैसे रोकें। तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि परिवार की क्या भूमिका रहती है, परिवार में जैसे कि माता पिता की क्या भूमिका रहती है। तो माता पिता में ये सभी भूमिकाएं हैं। ठीक है, ये सभी भूमिका रहती है प्रेगनेंसी को, किशोरावस्था में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद शिक्षा की भूमिका क्या है भैया, भाई शिक्षा की क्या भूमिका, दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षा की भूमिका क्या है जो कि किशोरावस्था में प्रेगनेंसी को रोक रहा है। तो स्कूल में जो है सेक्स शिक्षा जरूरी है, बच्चों को शरीर, रिश्ते, सहमति और सुरक्षित तरीके सिखाएं। लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने पर जोर दें, पढ़ी लिखी लड़कियां देर से शादी और कम बच्चे करती हैं। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन ना हो तो जल्दी ध्यान दें, स्कूल छूटना गर्भावस्था का बड़ा जोखिम है। ठीक है, स्कूल आपने छुड़ा दिया, घर पे बैठा दिया, तो भाई दिमाग तो व्यस्त होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। अब दिमाग व्यस्त नहीं है तो उसका दिमाग कहीं और फिर व्यस्त होने की कोशिश करेगा, इसलिए स्कूल नहीं छुड़वाना चाहिए किशोरावस्था में। ठीक है, जब तक पढ़ रही है पढ़ाना चाहिए। समाज और सरकार की भूमिका क्या रहती है किशोरावस्था में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो भैया जागरूकता का अभियान चलाते हैं सरकार लोग। ठीक है, समाज लोग शीघ्र विवाह को रोकते हैं, समाज लोग कि भैया शीघ्र विवाह कानून के अनुसार लड़कियों की शादी 18 साल के बाद होनी चाहिए। मुफ्त गर्भ निरोधक सरकार उपलब्ध करवाई है कि भाई इसको आप ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो याद रखना है, बच्चों से बात करना, उन्हें सेक्स के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है। ठीक है, सेक्स के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि सही जानकारी से वे जिम्मेदार निर्णय लेते हैं। कभी भी देरी नहीं होती, आज से ही बच्चों से करीबी रिश्ता बनाएं, खुला माहौल बनाएं जहां बच्चा बिना डर के कुछ भी पूछ सके। सही शिक्षा, प्यार, मार्गदर्शन से किशोरा गर्भावस्था को रोका जा सकता है। इससे न केवल बच्चे स्वस्थ रहेंगे बल्कि आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा। ठीक है, और आपका परिवार, समाज सब मजबूत बनेगा। अब हम पढ़ेंगे एबॉर्शन, ये भी आपके भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस दिया है वहाँ पे है एबॉर्शन के बारे में। ठीक है, एबॉर्शन गर्भपात वह स्थिति है जब गर्भावस्था अपने समान समय 40 सप्ताह से पहले समाप्त हो जाती है और भ्रूण पूरी तरह विकसित होने से पहले बाहर निकल आता है। आमतौर पर 20 सप्ताह से पहले होने वाले गर्भपात को सहज गर्भपात कहते हैं। ठीक है, पूछ लेगा। अब इंग्लिश वाले आपने इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, ये मत चिल्लाना कि इंग्लिश में नहीं लिखा गया है। भैया स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन क्या है, जो 20 सप्ताह से पहले होने वाले गर्भपात होते हैं उसी को स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या फिर सहज गर्भपात कहते हैं। भारत में ये काफ़ी आम है, खासकर पहली तिमाही में देखा जाता है। चलिए, उसका दूसरा धमकीपूर्ण गर्भपात, दूसरा गर्भपात का क्या प्रकार है, धमकीपूर्ण गर्भपात। यह शुरुआती स्थिति है जब गर्भपात के लक्षण दिखते हैं लेकिन सही इलाज से गर्भ बचाया जा सकता है। लक्षण क्या है, यौन से हल्का रक्तस्राव पूछेगा, धमकीपूर्ण गर्भपात के निम्नलिखित में बताइए कौन सा लक्षण है। तो यौन से हल्का रक्तस्राव, ठीक है, जिसको आप स्पॉटिंग बोलते हैं, पेट के निचले हिस्सों में हल्का दर्द या फिर ऐंठन, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स नरम होना, थोड़ा खुला होता है। ठीक है, इलाज क्या है इसका, ठीक है, धमकीपूर्ण गर्भपात का इलाज पूरी तरह बेड रेस्ट, डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ जैसे कि प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तनाव कम करें, भारी काम ना करें, नियमित अल्ट्रासाउंड और जांच करवाएं। जरूरी जांचें क्या हैं, पूरा इतिहास लेना, अल्ट्रासाउंड, खून और मूत्र की जांच, यौन स्राव की जांच, पेट की जांच, पूर्ण गर्भपात के लक्षण। अब हम
देखिए पूर्ण गर्भपात के लक्षण अब देखेंगे, ठीक है। पूर्ण गर्भपात के लक्षण: तेज दर और गर्भाशय में संकुचन होता है, यूं से ज़्यादा खून आना, भ्रूण के हिस्से बाहर निकलना, गर्भाशय ग्रीवा का पूरी तरह चौड़ा होना। गर्भपात की विधियाँ यदि जरूरी हो तो, ठीक है। यहाँ पे नोट में बताया गया कि 40 दिन की गर्भावस्था में मासिक धर्म नियमन विधि से गर्भपात नहीं कराया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी विधि है फिर बढ़िया, जैसे कि यहाँ पे एक एक विधि है क्यूरेटेज, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा क्यूरेटेज। तो इसमें क्या रहता है, गर्भाशय में पतली ट्यूब डालकर, ये भी एबॉर्शन का एक मेथड है क्यूरेटेज। इसमें क्या रहता है कि गर्भाशय में पतली ट्यूब डालकर अंदर की परत को सिरिंज से खींचकर निकाला जाता है, और अगर ऊतक चिपके हों तो पहले काट कर निकालते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछ लेगा कि डी डी एबॉर्शन कौन सी मेथड विधि है, एबॉर्शन मेथड विधि है। डी बोले तो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। इसमें क्या रहता है, पहले गर्भाशय ग्रीवा को फैलाया जाता है, फिर गर्भाशय की सामग्री को बाहर निकाला जाता है। तो यह आमतौर पर दूसरी तिमाही में किया जाता है। तो दोनों मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भर्ती परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। एबॉर्शन मेथड एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप दवाई वाला तो आपको पता ही होगा, ठीक है, दवाई से गर्भपात। इसमें मेडिकल मेथड में क्या रहता है भैया, टेबलेट होता है, मीफेप्रिस्टोन या फिर मीजोप्रोस्टाल, ये दवाइयाँ दी जाती हैं। पहले ये क्या करते हैं, पहले ग्रीवा को नरम और फैलाती हैं, फिर गर्भ बाहर निकल आता है। फैला देंगे जिससे गर्भ बाहर निकल आता है। ये पहली तिमाही में सुरक्षित है और आम तरीका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन पहली तिमाही में होता है, ठीक है, कौन दूसरी तिमाही में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे ये दूसरी तिमाही में किया जाता है। पूछ लेगा निम्नलिखित में बताइए एबॉर्शन की दूसरी तिमाही में कौन सी एबॉर्शन विधि अपनाते हैं। तो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, दिक्कत क्या हो यहाँ पे पूछ रहा है कि जटिलता क्या है, एबॉर्शन में क्या जटिलता है, गर्भपात की जटिलताएं क्या हो सकती हैं। तो तुरंत जटिलताएं भी दो तीन कैटेगरी में होती हैं। एक तुरंत जटिलता है, एक देर से होने वाली जटिलता है। तुरंत जटिलता है जैसे कि ज़्यादा खून बहना है, जिसको आप हेमोरेज बोल सकते हो, इन्फेक्शन, गर्भाशय में चोट, शॉक में भी जा सकता है इंसान, ठीक है। देर से होने वाली जटिलताएं जैसे कि पेट में बार बार दर्द, ठीक है, इमोशनल कुछ चीज़ें, डिप्रेशन, ये सभी गिल्ट को फील करना, और आगे गर्भ ठहरने में भी दिक्कत होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको पता ही होगा कि भैया जो फर्टिलाइज होने के बाद एंडोमेट्रियम की दीवार पे नहीं चिपकता है, कहीं और जाके चिपक जाता है, उसी को आपको क्या बोलते हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये भी है, जहाँ पे ग्रीन लगाया गया इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एमटीपी एक्ट से आपके भर्ती परीक्षा में आता है प्रश्न, ठीक है। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम एमटीपी एक्ट 1971 में आया था, लागू 1972 में हुआ था, संशोधित 2021 में हुआ था। ये संशोधित वाला डाटा आपको पता नहीं है, ठीक है, यही आपको नहीं पता है। इसलिए टेस्ट, जब अभी 15 नंबर का टेस्ट हम करवाए थे, वहाँ पे आप सवाल कर रहे थे, सर 24 होता है, आपने 20 क्यों बता दिया, उत्तर 20 क्यों बता दिया। अरे भैया आपको 2021 वाला पता ही नहीं है, तो आप चिल्लाओगे ही चिल्लाओगे हमारे ऊपर कि सर गलत बता दिया, सर गलत बता दिया। तो संशोधित जो हुआ है 2021 में, उसके अनुसार हम देखेंगे। भारत में सुरक्षित गर्भपात कानूनी है। एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात तभी कराया जा सकता है जब माँ का जीवन या फिर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खतरे में हो। तो ध्यान में रखना है कब गर्भपात कराया जा सकता है, पूछेगा। निम्नलिखित में से बताइए एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात कब कराया जा सकता है। ऑप्शन दे देगा, माँ का जीवन या फिर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खतरे में हो तब। फिर ऑप्शन में देगा, बच्चे में गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता की संभावना हो तब, या फिर बलात्कार या फिर यौन शोषण से गर्भ ठहरा हो तब। फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे हैं, ठीक है, ये सारी स्थिति हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, गर्भ निरोधक विफल हो गया विवाहित महिलाओं के लिए, ठीक है, नाबालिग या फिर मानसिक रूप से अक्षम महिलाओं, अभिभावक की सहमति से। तो इन स्थितियों में एबॉर्शन करवाया जा सकता है एमटीपी एक्ट के तहत। नए नियम जो है एमटीपी एक्ट 2021 में जो संशोधन हुआ था, इसमें बोला गया है कि भैया 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर की राय, जो आप वहाँ पे बोल रहे थे कि सर आपने क्यों 20 लगा दिया, 24 होता है क्यों लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डॉक्टर की राय बोला गया ना, नए नियम 2021
में जो संशोधन हुआ है, एमटीपी एक्ट के तहत जो संशोधन हुआ है 2021 में, ये बोलता है कि 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर की राय, अब 20 से 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टरों की राय, ठीक है। विशेष मामलों में जैसे कि बलात्कार या फिर विकलांगता के मामलों में अगर भर्ती परीक्षा में देगा तब आप 24 लगाना है, ठीक है, वैसे 20, ठीक है। लिख के आएगा प्रश्न में, खुद लिख के आएगा। अब देखिए, अब जब एबॉर्शन करवाया जाता है तो उनकी प्राइवेसी को पूरी तरह बरती जाती है, ठीक है। अब देखिए, सुरक्षित गर्भपात क्यों जरूरी है? सुरक्षित गर्भपात क्यों जरूरी है? तो असुरक्षित गर्भपात से क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए सुरक्षित गर्भपात जरूरी है। ज़्यादा खून बहना, मौत का खतरा होता है, इसलिए सुरक्षित गर्भपात जरूरी है। भारत में हर साल हजारों महिलाएं असुरक्षित गर्भपात से प्रभावित हैं, इसलिए सुरक्षित गर्भपात जरूरी है। गर्भपात के बाद महिला की देखभाल, ठीक है, गर्भपात चाहे वो सहज हो या फिर चिकित्सीय के बाद महिला को विशेष देखभाल चाहिए, ठीक है, पूरा बेड रेस्ट चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान, ठीक है, पैड नियमित बदलें, जननांग धोएं, ठीक है, नब्ज, ब्लड प्रेशर, तापमान दिन में 3 बार चेक करें, ठीक है, खून की कमी देखें, जरूरत हो तो खून चढ़ाएं, आरएस निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाओं में एनटीडी इंजेक्शन दें, ठीक है, टिटनेस टीटी लगवाएं, ठीक है, अभी इसका नाम बदल गया, टीडी हो गया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर की बताई दवाइयाँ समय पर लें, इन्फेक्शन से बचाव करें, मेहमानों को सीमित करें, संतुलित आहार लें, आयरन, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर, ठीक है, भावनात्मक सपोर्ट दें, बातें करें, अकेला ना छोड़ें, फॉलो के लिए डॉक्टर के पास आसपास जरूर जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे विवाह पूर्व परामर्श, ठीक है, विवाह पूर्व परामर्श, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो शादी जीवन का सबसे क्या है भैया, खूबसूरत और महत्वपूर्ण पड़ाव है। हर कोई इससे यादगार और खुशहाल बनाना चाहता है, डीजे बैंड पार्टी के साथ, ठीक है। उसके बाद शादी से पहले थोड़ी घबराहट या उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार इस दौरान कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। अगर इनका पहले से ध्यान रखा जाए तो शादीशुदा जीवन ज़्यादा सुखी और मजबूत बन सकता है। शादी से पहले होने वाली आम समस्याएं, ठीक है, क्या कौन सी समस्याएं शादी से होने वाली आम समस्याएं, जैसे कि शादी की तैयारियों और नए जीवन की सोच से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि तनाव और चिंता, नया घर, नई जिम्मेदारी, परिवार से अलग होना, ज़्यादा सोचने से तनाव बढ़ जाता है, लंबे समय तक तनाव रहने से डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये दिक्कत है, पहला तनाव और चिंता। दूसरा कि भूख कम लगना, डाइट बिगड़ना, तनाव की वजह से अब जब तनाव बढ़ गया, डिप्रेशन में आ गया, तो भैया भूख खाने लगेगी, ठीक है, खाना पीना छूट जाता है, जिससे कमजोरी आ जाती है। अच्छा, तनाव क्यों क्यों तो तनाव आ रहा है भैया? शादी, नए जीवन की सोच से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि भाई अब यहाँ पे देखिए, नई जिम्मेदारियाँ, भाई अब दूसरे परिवार में जा रही है तो उसके साथ जिम्मेदारियाँ आएंगी, परिवार से अलग हो, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन से अलग हो रही है, तो ये सभी चीज़ें थोड़ा डिप्रेस में चला जाता है इंसान, चिंताएं हो जाती हैं। जब चिंता हो जाएगा तो भैया भूख कहाँ लगेगी। शारीरिक स्वास्थ्य का खराब होना, जब खाना पीना ढंग से नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब ही होगा। जब स्वास्थ्य खराब होगा, खाना पीना कम खाएंगे तो वजन कम होगा, वजन कम होगा तो थकान और सुस्ती आएगा, ठीक है, थकान और सुस्ती जब आएगा, मूड में बदलाव होगा, कभी अकेले रहने का मन, कभी बहुत बातें करने का, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, पार्टनर से मतभेद, ठीक है, पति पत्नी में मतभेद चलेगा, विचार न मिलना, नौकरी, परिवार या फिर भविष्य को लेकर झगड़े होना, ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं, ठीक है। इन समस्याओं से बचने के उपाय क्या हैं? अब ये सारी समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, तो इन समस्याओं से बचने का क्या उपाय है? तो विवाह पूर्व परामर्श यहाँ पे दिया जाता है। दोनों को साथ मिलकर या फिर अकेले किसी अच्छे काउंसलर से बात करें कि भाई ये सारी समस्याएं हो रही है, तो वो काउंसलर आपको बताएगा, सबसे अच्छा तरीका बताएगा, ठीक है। पहला कि तनाव को आप कम करो, ठीक है, बोलेगा कि भाई जो तनाव है उसको कम करो, रोज मेडिटेशन, योग या फिर गहरी सांसें लें, प्रकृति में टहलने का काम करें, ठीक है, प्रकृति मतलब खुली हवा में टहलने का काम करें, सही डाइट रखें, जैसे कि जैसे जैसे है वैसे ही रहें। अगर वज़न कम करना है तो डायटीशियन से संतुलित प्लान बनवाएँ, पौष्टिक खाना खाएँ। अब पार्टनर से खुलकर बात करें, ठीक है, पार्टनर से खुलकर बात करें। ये सभी काउंसलिंग परामर्श, जो परामर्श है काउंसलर है वो बताएगा। मतभेद हो तो 2-3 बार मिलकर शांति से सुलझाएँ, गलतफ़हमियाँ जो है, ठीक है, उसको दूर करें, अपनी कमज़ोरी या फिर बीमारी बताएँ। शादी से पहले पार्टनर को अपनी सेहत की सच्चाई बता दें ताकि बाद में समस्या ना हो। डॉक्टर से चेकअप करवाएँ, अगर ज़्यादा कमज़ोरी है या बीमारी लगे तो नियमित जाँच करवाएँ। विवाह पूर्व परामर्श पे क्यों करना चाहिए? पूछा जा रहा है कि विवाह पूर्व परामर्श की ज़रूरत क्यों पड़ रही है?
इस पे चर्चा क्यों करना चाहिए? सफल और खुशहाल शादी की कुंजी पैसे से ज़्यादा आपसी समझ और प्यार सम्मान में होती है। काउंसलिंग में इन बातों पर ज़रूर चर्चा करें। कौन-कौन सी? एक दूसरे को समझ दें। काउंसलिंग अगर आप दे रहे हो किसी को तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करें कि भाई एक दूसरे को समझ दो। मैक्सिमम भारत में जो पापा के परी या हैं बना के रखी ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसी की वजह से टूट जाता है इन लोगों का। एक दूसरे को समय नहीं दे पाता है इंसान, ठीक है। एक दूसरे का सम्मान और समझें, काम में साथ दें, छोटे छोटे सरप्राइज दें, कभी फूल कोई पसंदीदा चीज़ इन सब की वजह से भी रिश्ता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का टूटा है। यहाँ तो पति पत्नी की बात हो रही है, लेकिन मैं अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बता रहा हूँ तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। कि छोटे छोटे सरप्राइज दें नए साल पे, ठीक है। और भी त्योहार हैं तो भैया अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिए। तो इससे क्या रहता है, रिश्ता ताज़ा रहता है, ठीक है। याद रहता है हाँ तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, ठीक है। गलतियाँ अकेले में बताएं, ठीक है। जो गलतियाँ अकेले में बताएं उसके सहेलियों के साथ या फिर उसके दोस्तों के साथ, ठीक है। ये सब चीज़ें ना बताएं कि भैया तुम्हारी ये कमी है। तो किसी तीसरे के सामने कभी बुरा भला ना कहें, अकेले में प्यार से समझाएं। साथ घूमने जाएं, हाँ नए साल पे घूमने चले जाओ, ठीक है। दिवाली पे घूमने चले जाओ, होली पे घूमने चले जाओ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बता रहे हैं और पति पत्नी है तो भैया वो छुट्टियाँ मनाएं, नई नई जगह देखें, यादें बनाएं। तो इसी की इसके वजह से भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता टूटता है। यहाँ पे मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का भी रिश्ता बता दे रहा हूँ किस किस की वजह से टूटता है। मैंने पहला ये एक पॉइंट ये बताया, दूसरा ये बताया छोटे छोटे सरप्राइज ना देना, दो। और एक तीसरा तीसरा सबसे ज़रूरी ये है, एक दूसरे को समय ना देना, ठीक है। 3 वजह से रिश्ता टूटता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। अब देखिए आगे, हालांकि आप उन सब चीज़ को मत ध्यान देना, अभी आप अपने पेपर पे ध्यान दीजिए। जन्मों के बीच अंतर और जन्म संख्या पर नियंत्रण, ये जरूरी है आपके भर्ती परीक्षा के लिए। जन्मों के बीच अंतर और जन्म संख्या का नियंत्रण। परिवार नियोजन का मतलब, ठीक है, सही समय पर सही संख्या में बच्चे पैदा करना है। इससे माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं, परिवार और आर्थिक रूप से मजबूत बनता है और बच्चों को अच्छी परवरिश मिलती है। परिवार नियोजन क्यों जरूरी है? सवाल उठता है ना भाई, परिवार नियोजन क्यों जरूरी है? तो माँ की सेहत के लिए, पहले पॉइंट तो माँ की सेहत के लिए। लगातार या फिर बहुत जल्दी जल्दी बच्चे होने से माँ को एनीमिया, कमजोरी, प्रसव के समय खतरा बढ़ता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि बच्चों की सेहत के लिए परिवार नियोजन क्यों जरूरी है। पहली बात तो माँ की सेहत के लिए परिवार नियोजन जरूरी है, दूसरी बात बच्चों की सेहत के लिए परिवार नियोजन जरूरी है, तीसरी बात परिवार की खुशहाली के लिए परिवार नियोजन जरूरी है, चौथी बात देश के लिए जनसंख्या नियंत्रित रहने में संसाधन सभी तक पहुँचते हैं, गरीबी कम होती है, इसलिए देश के लिए भी परिवार नियोजन जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट है, आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या है किसमें। ये जो आपने पढ़ा किशोरावस्था विकास के बारे में, ठीक है। तो भैया इसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर आशा या फिर आंगनवाड़ी किशोरों के लिए सबसे करीबी और भरोसेमंद मार्गदर्शक होती हैं, ठीक है। करीबी करीबी नहीं करीबी, ठीक है। हम भी कुछ पढ़ ले रहे हैं, ज़्यादा हो गया ना, ये 52 मिनट का वीडियो हो गया। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता हैं, एनम है या फिर आशा है या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये किशोरों के लिए सबसे करीबी और भरोसेमंद मार्गदर्शक होती हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारी किशोरों और किशोरियों को सही जानकारी देकर स्वस्थ जीवन की शुरुआत कराना। क्या भूमिका है सर? किशोरों को क्या क्या बताना चाहिए शारीरिक बदलाव के बारे में लड़कियों में, ठीक है। स्तन विकास, मासिक धर्म, कूल्हे चौड़े होना, हाँ लड़कों में आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, अंडकोश का बढ़ना, ये बदलाव सामान्य, घबराने की जरूरत नहीं, बताना है, ठीक है। अगर आप एनम हो तो भूमिका आपका क्या है? जो भी किशोर हैं उनको बताना है कि भाई, जैसे पूछिएगा कि हमारी आवाज़ भारी क्यों हो रही है, तो आप बताओगे कि ये किशोरावस्था में अक्सर होता है, ये समान बदलाव है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मासिक धर्म हो रहा पूछ रहे हैं तो बताना है कि मासिक धर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सभी में होता है, समान बात है। दाढ़ी मूंछ आ रहा है तो किशोर को बताना है, पूछेगा तो बताना है कि भैया ये किशोरावस्था में सामान्य बातें हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये भूमिका होती है एनम की, ठीक है। मासिक धर्म और स्वच्छता के बारे में बताना होता है, मासिक धर्म क्या है, क्यों होता है, स्वच्छ पैड बदलना, नहाना, ये सब चीज़ें बताना। अनियमित पीरियड शुरू में समान है, व्यवहार में बदलाव अगर हो रहा है, पूछ रहा है तो क्या बताना है? मूड में गोपनीयता की चाहत, दोस्तों का महत्व बढ़ना, माता पिता से झगड़ा होना, समान लेकिन समान बनाए रखें। पोषण और स्वास्थ्य के बारे में क्या बताएंगे? आयरन प्रोटीन ये सभी
है जो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, भूमिका वाले में दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही बेसिक प्रश्न आते हैं भूमिका से कि एनएम की भूमिका इसके संदर्भ में क्या है, उसके संदर्भ में क्या है, तो आप बना लोगे। अब हम लगाएंगे प्रश्न का उत्तर एमसीक्यू। ठीक है, पूरी की पूरी थ्योरी आपने पढ़ लिया तो ज़रूरत नहीं है अब एमसीक्यू करवाने का। आपके सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, किशोरा अवस्था की आयु सीमा क्या है। तो थियरी में पढ़ा था 10 से 19 साल। ये व्याख्या है, आप पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ जब आपके पास पहुंचेगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि लड़कियों में यौवन अवस्था का पहली बार लक्षण आमतौर पर क्या होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि लड़कियों में यौवन अवस्था का पहला बाहरी लक्षण आमतौर पर क्या होता है, पहली बार नहीं, पहला बाहरी लक्षण आमतौर पर क्या होता है। ध्यान में रखना है बाहरी, बाहरी ये वर्ड ध्यान में रखना है, बाहरी लक्षण पूछा जा रहा है। मासिक धर्म शुरू होना ये तो बाहरी नहीं है सर, बाहर से जो आप बता सकते हो कि चेंजेस हो रहे हैं। जननांगों पर बाल उगना, ठीक है, ये भी बाहर से आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। स्तनों का विकास शुरू होना, हाँ सर, ये बाहर से आप बता सकते हैं कि चेंजेस हो रहे हैं यौवन अवस्था में, जो परिवर्तन हो रहा है वही लक्षण पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जब सी है तो ई पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कों में यौवन अवस्था का पहला लक्षण आमतौर पर क्या होता है। लड़कों में यौवन अवस्था का पहला लक्षण आमतौर पर क्या होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में लड़कियों में पहला मासिक धर्म मेनार्क औसतन किस उम्र में शुरू होता है। ठीक है, तो मेनार्क कब होता है सर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 12 से 13 वर्ष है। ठीक है, और ये लेटेस्ट पैटर्न पे है तो ध्यान में रखना है 12 से 13 वर्ष। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि टेनर स्टेज कितनी अवस्थाओं में विकास को बांटा जाता है, तो हमने आपको बताया 5 अवस्थाओं में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कों में आवाज़ भारी होना किस स्टेज में मुख्य रूप से होता है। ये देखिए आ गया प्रश्न, तो किस होता है भैया, स्टेज 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, स्टेज 4 में लड़कों में आवाज़ भारी हो जाता है। ठीक है, तो आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे घुमा के पूछ लेगा तो इतना आसान है, लेकिन आप बना ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे कि हमने पढ़ा ही नहीं है। लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने से अनियमित होना कैसा होता है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा समानुपात। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में लंबाई तेजी से बढ़ने को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अगर लड़की में 8 साल से पहले स्तन विकास शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो क्या करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर से सलाह लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था के बदलाव मुख्य रूप से किसकी वजह से होते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हार्मोन की वजह से। ठीक है, आसान प्रश्न है। फिर पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में किशोर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्या करते हैं। तो वो क्या करते हैं सर, माता पिता से ज़्यादा बात करते हैं, गोपनीयता की मांग करते हैं। तो हाँ सर, भी करेक्ट हो जाएगा, गोपनीयता की मांग करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में दोस्तों का महत्व क्यों बढ़ जाता है। तो भैया दोस्तों की राय ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में लड़कियों को किस पोषक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में स्वच्छता न रखने से क्या हो सकता है। तो स्वच्छता न रखने से त्वचा रोग या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि दांतों की देखभाल के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो रोज़ ब्रश करना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मीठा कम खाना चाहिए, ये भी बात सही है। क्या नहीं करना चाहिए, नुकीली चीज़ से कुदेरना, हाँ ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्स शिक्षा क्यों जरूरी है। तो भैया क्यों जरूरी है, अनचाहे गर्भ और यौन रोग से बचाव के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्स शिक्षा कहाँ से मिलनी चाहिए। तो स्कूल और माता पिता से मिलनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोर के साथ परामर्श में क्या करना चाहिए। तो प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में यौन जिज्ञासा क्यों बढ़ती है। हार्मोन बदलाव और शारीरिक बदलाव के कारण बढ़ती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हार्मोन में बदलाव से यौन रुचि बढ़ती है, इसलिए सही शिक्षा जरूरी है। अच्छा, ये व्याख्या है। ठीक है, ये व्याख्या है। प्रश्न है कि वातावरणीय स्वच्छता में क्या शामिल करें। तो कूड़ा सही जगह फेंकना और सुरक्षित पानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि मासिक धर्म चक्र में अगर गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम
क्या करती है, जिससे 3 से 7 दिनों तक रक्तस्राव होता है। तो एंडोमेट्रियम क्या करती है, बाहर निकल आती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों में पहली बार मासिक धर्म आने की स्थिति को क्या कहते हैं और भारत में यह औसतन किस उम्र में शुरू होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रजोदर्शन 12 से 13 साल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मासिक चक्र किस अवस्था में अंडाशय से परिपक्व अंडा निकलता है, जो गर्भ ठहरने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। तो आप बताओगे कि सर ओव्यूलेशन के 14वें दिन के आसपास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 दिन 14 के आसपास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ताकि जननांगों में इन्फेक्शन का खतरा कम हो। तो सैनिटरी पैड हर 4 से 6 घंटे में बदलना और रोज़ नहाना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोर लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने के बाद शरीर से आयरन की कमी क्यों हो सकती है। तो आप बोलोगे कि और इसे पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। आप बोलोगे कि सर हरी सब्जियां खाना चाहिए, फल गुड़ और गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि रक्तस्राव से आयरन कम होता है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि शीघ्र विवाह 18 साल से पहले का लड़कियों के स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है, खासकर गर्भावस्था के समय में। तो आप बताओगे कि माँ और बच्चों दोनों की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि मासिक चक्र की ल्यूटियल अवस्था में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन बढ़ता है, जो गर्भाशय की परत को गर्भ के लिए तैयार करता है। तो आप बताओगे कि सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि किशोरावस्था में लड़कियों के लिए शीघ्र विवाह के मानसिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं जो उनके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो बताएंगे आप, पढ़ाई छूट जाता है, मानसिक तनाव होता है, व्यक्तिगत विकास रुक जाता है। सब थियरी, अभी थियरी आप पढ़ के आएंगे, पूरा जवाब दे लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि मासिक धर्म के दौरान अगर बहुत ज़्यादा दर्द या फिर अनियमित चक्र हो तो लड़कियों को क्या करना चाहिए, ताकि कोई गंभीर समस्या ना हो। तो भैया डॉक्टर से परामर्श लेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोर लड़कियों की समग्र देखभाल में पोषण और स्वच्छता के साथ साथ शीघ्र विवाह से बचाव क्यों जरूरी है। तो स्वस्थ जीवन और शिक्षा सुरक्षित भविष्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किशोर गर्भावस्था का मुख्य कारण क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ज़्यादा देखा जाता है और लड़कियों के स्वास्थ्य व भविष्य को प्रभावित करता है। तो आप बताओगे कि अशिक्षा और जागरूकता की कमी के होने के कारण। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोर गर्भावस्था होने पर माँ और बच्चे दोनों के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य संबंधी खतरा क्या होता है, जो प्रसव के समय जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो बताओगे कि एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर और मृत्यु का बढ़ा हुआ खतरा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोर गर्भावस्था को रोकने में माता पिता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जो बच्चों को गलत निर्णय देने से बचाती है। तो आप बताओगे कि खुली और ईमानदारी बातचीत करना, यौन स्वास्थ्य पर चर्चा करना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए बच्चों की गतिविधियों पर क्या करना चाहिए, ताकि वे सुरक्षित और गलत रास्ते पर ना जाएं। तो आप बताएंगे कि पता रखना कि बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है और दोस्त कौन है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बड़े वाले ऑप्शंस और ये प्रश्न आए हुए हैं, किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए तो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि हमने अपने मन से बनाया है। इसीलिए मैं आपको एक बताया था कि बड़े ऑप्शंस ज़्यादातर चांस रहते हैं कि सही होते हैं। देखिए, किशोरों में भविष्य के सपनों को प्रोत्साहित करने से किशोर गर्भावस्था कैसे कम होती है, जो उनके जीवन को बेहतर बनाती है। कैसे कम होती है, जो उनके जीवन को बेहतर बनाती है। भी करेक्ट हो जाएगा, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, बड़ा ऑप्शन देख के मार रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि स्कूल में सेक्स शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो किशोर गर्भावस्था को रोकने में बहुत प्रभावी साबित होता है। बड़ा ऑप्शन भी है, तो हम भी मारेंगे, हम पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। खाली बड़े ऑप्शन के हो जा रहे हैं, ठीक है। किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए मीडिया, टीवी, इंटरनेट के प्रभाव से कैसे निपटना चाहिए, जो गलत मैसेज दे सकता है। भी सही है, ठीक है, बड़ा ऑप्शन यही है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार में विश्वास प्यार बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो किशोरों को गर्भावस्था जैसे जोखिम से बचाता है। बड़ा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए समाज और सरकार क्या कर सकती है, जो जागरूकता बढ़ाए। तो भैया अब यहाँ सरकारी योजना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बड़ा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किशोर गर्भावस्था का सामाजिक प्रभाव क्या होता है, जो
लड़कियों के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। बड़ा ऑप्शन पढ़ाई छूट जाता है, वही प्रश्न फिर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि धमकी पूर्ण गर्भपात में मुख्य लक्षण क्या होते हैं जिन्हें देखकर सही इलाज से गर्भ को बचाया जा सकता है। तो यौन से हल्का रक्तस्राव और पेट में दर्द। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भपात के बाद महिला को सबसे जरूरी क्या दिया जाना चाहिए ताकि आगे गर्भावस्था में समस्या ना हो, खासकर RS निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाओं में एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में चिकित्सीय गर्भ समापन MTP कब कानूनी रूप से कराया जा सकता है, जैसा कि MTP एक्ट 1971 संशोधित 2021 में बताया गया है। तो माँ के स्वास्थ्य को खतरा, बलात्कार, विकलांगता की संभावना या फिर निरोधक विफलता के मामलों में करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भपात की दवाई विधि में मुख्य रूप से कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं जो पहली तिमाही से सुरक्षित गर्भपात कराती हैं। तो आप बताओगे कि सर मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टाल। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भपात की तुरंत जटिलता में सबसे आम और खतरनाक क्या हो सकती है जो तुरंत इलाज मांगती हैं। तो ज़्यादा रक्तस्राव और इन्फेक्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि डायलेशन एंड इवैक्यूएशन विधि कब और कैसे की जाती है जो गर्भपात का एक सर्जिकल तरीका है। तो ग्रीवा फैलाकर गर्भाशय की सामग्री बाहर निकालकर आमतौर पर दूसरी तिमाही में किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भपात के बाद महिला की देखभाल में सबसे ज़रूरी क्या है जो इन्फेक्शन और कमजोरी से बचाता है। तो पूरा बेड रेस्ट चाहिए, साफ सफाई चाहिए, संतुलित आहार चाहिए। MTP एक्ट 2021 संशोधन के अनुसार 20 से लेकर 24 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात के लिए क्या जरूरी है। तो 2 डॉक्टरों, देखिए 20 से 24 बोला है ना, तो यहाँ पे 2 डॉक्टरों की सहमति विशेष मामलों में। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भपात की देर से होने वाली जटिलताओं में भावनात्मक और शारीरिक दोनों की तरह की क्या समस्या हो सकती है। तो पेट दर्द, डिप्रेशन और आगे गर्भ ठहरने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सुरक्षित गर्भपात कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है जो महिला की जान बचा सकता है। तो असुरक्षित तरीके से होने वाले संक्रमण और ज़्यादा खून बहने से बचाव। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि MTP से जटिलताएं कम होती हैं, असुरक्षित गर्भपात से हर साल हजारों महिलाएं प्रभावित होती हैं। तो व्याख्या हो गया। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है जो माँ, बच्चे और पूरे परिवार के लिए फायदेमंद है। तो सही समय पर सही संख्या में बच्चे पैदा करना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि दो बच्चों के जन्म के बीच कितना अंतर रखना सबसे अच्छा माना जाता है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। तो कम से कम 3 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर शादी को 2-3 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो भैया डॉक्टर और स्वास्थ्य केंद्र से बचपन का परामर्श और इलाज लेना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि महिला मतलब एनम की किशोरियों के प्रति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो किशोरावस्था के शारीरिक मानसिक बदलाव और स्वच्छता के बारे में सही मार्गदर्शन देना। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किशोरियों को मासिक धर्म के बारे में क्या बताना जरूरी है जो उनकी स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा हो। तो क्या है, क्यों आता है, पैड बदल कर स्वच्छ कैसे रखें, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में पोषण की कमी से सबसे आम समस्या क्या होती है, खासकर लड़कियों में। तो एनीमिया होती है। ठीक है, खून की कमी और कमजोरी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में असुरक्षित यौन संबंध का सबसे बड़ा खतरा क्या हो जाएगा। अनचाहा गर्भ, यौन रोग, एड्स, सिफिलिस और स्वास्थ्य जोखिम। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि यौन संक्रमित STI से बचाव का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है। सुरक्षित संबंध, कंडोम इस्तेमाल, सही जानकारी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार नियोजन से देश स्तर पर सबसे बड़ा फायदा क्या है। भैया जनसंख्या कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एनम किशोरों के व्यवहार बदलाव के बारे में क्यों बताती हैं ताकि किशोर समझे कि मूड स्विंग्स, गोपनीयता की चाहत, ये सभी समान रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि शादी से पहले होने वाली सबसे आम समस्या क्या है जो नई जिम्मेदारियां और घबराहट से जुड़ी होती हैं और लंबे समय तक रहने का डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं। आप बताओगे कि तनाव और चिंता बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि शादी से पहले तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। तो आप बताओगे कि योग और मेडिटेशन या फिर गहरी सांसें लेना। ठीक है, कुल मिलाकर बहुत ही आसान आसान है। अब जब थ्योरी पढ़ लिए तो आप पूरी की पूरी MCQ भी आप लगा लेना। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा आपको।
लगभग 1 घंटे 9 मिनट की वीडियो हो गई है। अच्छे तरीके से हमने पढ़ा दिया है। पीडीएफ इसको हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। आप सभी लोग पीडीएफ जो एमसीक्यू बच गए हैं यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। थियरी कुल मिला के आप पढ़े हो तो यहाँ पे बना लोगे, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जो इस टॉपिक से जो हमने बताया है आपके भर्ती परीक्षा में आएगा, आप बना लेंगे आसानी से। अगर विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के सॉल्व कर लो, इससे बाहर आया ही नहीं है। ये अंतिम वीडियो था सैनी बैच का, और शायद अंतिम वीडियो हो आपके 1000 प्रश्न सीरीज का। हमने आपसे पहले ही बताया था भैया आपका सपोर्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अन्य जगहों पे आप करते हो यहाँ पे नहीं कर पाते हो, जिसके कारण हम भी अपना 100% एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलता है अंदर से। जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम भी अपनी दुगनी, अब ये सारा कंटेंट खुद इतने सरल और सहज और आसान भाषा में बनाए हैं, ठीक है। समय लगता है इन सब चीज़ों पे, अकेले इंसान खुद करता है इन सब, और इतना दे नहीं पाएगा, ठीक है। ना तो किताब ही दे पाएगा, ना कोई गुरु दे पाएगा इतनी आसान और बढ़िया तरीके से, ठीक, जिस तरीके से अभी आपने आपको पढ़ाया। तो ये पार्ट 6 में आपने कितने टॉपिक को कवर किया, ये देखिए। पार्ट 6 में आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किया है। एवोशन के प्रकार हमने बताया, ठीक है। एवोशन के कारण हमने बताया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया सर, ये एक टॉपिक यहाँ से आज की पार्ट में कवर हुआ। उसके बाद क्या हुआ सर, किशोरों के लिए यौन शिक्षा 2, मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता 3, ठीक है। किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधी जानकारी 4। तो 4 टॉपिक, 38 टॉपिक में से 4 टॉपिक पार्ट 6 में कंप्लीट हो गया है। अब मैं पीडीएफ कोशिश करूँगा भेज दूँगा, जैसे कि नवजात की देखभाल, ये पीडीएफ भेज दूँगा, पढ़ लेना। गर्भावस्था की असमानताएँ ये भेज दूँगा, पढ़ पढ़ लेना। ये तो हम भेज ही चुके हैं शायद, गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण ये शायद हम भेज ही चुके हैं। फीटस एंड प्लेसेंटा भेज ही चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि मिडवाइफरी जो आप लोग चिल्लाते हो ना, मिडवाइफरी इसमें है क्या, ये भी आप मिडवाइफरी में ही काउंट कर लेते हो, जबकि ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का है। 38 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का है, 30 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का है, मासिक चक्र वाला भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का है, किशोरावस्था वाला भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का है। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय के ज़्यादा हैं। विद्यालय वाले भी आप देखेंगे, ये भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का ही है। विद्यालय उद्देश्य, समस्या और कार्यक्रम, बच्चों बच्चों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास, ये भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का है। 25 नंबर देखिए, ये भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का है। मुझे तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय के ज़्यादा टॉपिक लगते हैं। आप बोलते हो कि सर मिडवाइफरी 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 का है ही कहाँ यहाँ पे, कहाँ पे है मिडवाइफरी। हाँ, नवजात की देखभाल है। गर्भावस्था की 2 टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है मिडवाइफरी, समान प्रसव 3 टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, एक चौथ टॉपिक है, 5 टॉपिक, 5 ही टॉपिक तो है मिडवाइफरी, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का कितना दिख रहा है, एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय के दिख रहे हैं। 7, 38 में से 7 टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का, 5 मिडवाइफरी का, बाकी सभी आपका पीएससी, हेल्थ प्रमोशन, इन सब विषयों का है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी समझनी चाहिए कि सर जो बता रहे हैं, ठीक है, उन पे हम काम करें, ठीक है। उसी की वजह से देखिए यूट्यूब के चक्कर में ना पड़ें आप। यूट्यूब जो भी बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं जो पढ़ा रहे हैं, इन सब हमने आपको बताया, ये लोग बीएससी नर्सिंग लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। बीएससी नर्सिंग वालों में ज़्यादा ये चीज़ें हैं, मिडवाइफरी ये सब तमाम, और आपका एनाटॉमी, उन लोगों में। आप में ज़्यादा क्या रहे, कम्युनिटी पे फोकस होना चाहिए, हेल्थ प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और यही सारे ज़्यादा टॉपिक हैं, कम्युनिटी, हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। आप इन सब पे ना फोकस करके आप सीधा पहुंच जाते हो कहाँ पे, मिडवाइफरी पे। फिर उससे ज़्यादा उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो फिर एनाटॉमी पे अटक जाओगे। तो चीज़ें सिलेबस के अनुसार पढ़ा करिए, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय देखिए है, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय कंप्लीट हम सैनी बैच में पढ़ा दिए हैं। पूरा का पूरा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 ही यूनिट है, 7 यूनिट के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से जो नहीं पढ़ाया है तो पीडीएफ भेज दिया है, और जो वीडियो बना के पढ़ाएं तो उसकी बात ही छोड़िए। वीडियो बनाने में समझा देते हैं अच्छे से, आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। पीडीएफ में जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ, ठीक है। मैं लिखा कुछ और होता हूँ, तो तरीका, अब आप जैसे कि टाइप आप कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको आप अपने शब्दों में जब बयां करते हो तो उसमें कुछ अलग ही इंप्रेशन बनता है, ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो उम्मीद करते हैं अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। शायद अब यूट्यूब पे ये वीडियो ना आए, ठीक है। आज के बाद अब 11 तारीख को ही वीडियो आएगा। कब आएगा सर, 11 को ही आएगा, ठीक है। 11 जनवरी को शाम को जब आप लोग पेपर भेजोगे, तब हम बताएंगे कि
कितना कट-ऑफ जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें बताएँगे। तो यूट्यूब फैमिली जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दे के जाइए, अच्छा पेपर जाएगा। विश्वास रखिए मेरे ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर। पेपर बेस्ट जाएगा। खुशी अंदर से मिलेगी आपको पेपर देने के बाद कि जो पढ़ा वही आया, ठीक है। चाहे जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, सभी का पढ़ाया हुआ फँसेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।